वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल q एंड मास m v नॉट किसी भी एंगल थीटा पर है, तो इसकी वजह से कैसा शेप आता था पार्टिकल का, तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने कहा था इसकी वजह से जो पार्टिकल का शेप आता है वो कैसा आता है, हेलिकल शेप आता है। कैसा आता है, हेलिकल शेप आता है। और इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने इस थीटा को रिजोल्व किया था, तो एक कंपोनेंट इधर आया था v नॉट कॉस थीटा और एक कंपोनेंट सॉरी v नॉट साइन थीटा। दिस इज v नॉट साइन थीटा और इधर आ गया था बेटा v नॉट कॉस थीटा। फिर हमने निकाला था पिच। क्या निकाला था, पिच। पिच क्या होता है, फिर मैंने कहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन वन सर्किल एंड अनदर सर्किल इज कॉल्ड पिच। और पिच की वैल्यू हमने क्या कहा था, पिच यहां पर क्या होगा, पिच यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पिच एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल है। क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, एक सर्कल ये वाला और दूसरा सर्कल ये वाला, इनके बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी पिच। नाउ व्हाट इज द पिच, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लूप या टू सर्कल। नाउ व्हाट इज द पिच इन दिस सिचुएशन, दिस इज द वेलोसिटी v नॉट cos थीटा in horizontal direction and pitch is responsible for the horizontal direction. Now what is the pitch, pitch is nothing but v, distance is what, velocity into time. Now what is the time, time taken by particle to complete the second circle, to complete the, now this is the pitch in this situation. time हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको v नॉट पता होगा, थीटा पता होगा, टाइम पता होगा, तो आप क्या निकाल लोगे, पिच निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, पिच निकाल लोगे। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने कहा अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता हो, मैग्नेटिक फील्ड भी पता हो, तब क्या होगा। अगर इसी सिचुएशन में हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, तब इस पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वो सिनेरियो थोड़ा अलग होता था। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको एक फोर्स बताते हैं जिसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो हेडिंग डालिए आप लोग, लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या इट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहलाया, कहा गया इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इट इज द कंपोनेंट ऑफ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ electric force and magnetic force. Now Lorentz force can be written as like this, F is nothing but Q into V cross B, this is the magnetic force, plus Q into E, now this is the electric force. Now this is the Lorentz force. Lorentz force is the combination of electric force एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। अब इस लॉरेंज फोर्स तो इतना ही है, लेकिन इस पर सवाल बहुत सारे आते हैं। कैसे सवाल आते हैं, इसको लिख लो फटाफट, फिर हम इस पर क्वेश्चंस की चर्चा भी करेंगे कि इस पर भी सवाल आते हैं। इस पर एक सवाल जेई में आया, बढ़िया सवाल। सवाल कैसे आया सुने ध्यान से। कहा गया कि इफ, क्या कहा गया, इफ नेट फोर्स, इफ net force of electric field and magnetic field is 0, then choose the correct option. Then choose the correct option. अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का नेट फोर्स 0 हो जाए तो सही विकल्प क्या होगा। हम ऑप्शंस आपको नहीं दे रहे हैं, बट ऑप्शंस कैन बी गिवन एज। पहले हम इसका सोल्यूशन करा देते हैं, फिर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर इसका सोल्यूशन करना है तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सोल्यूशन के लिए हमें लॉरेंज फोर्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स
इज नथिंग बट QVB प्लस Q इंटू ई, सॉरी QVB नहीं लिखो, QV क्रॉस B लिख लो, प्लस Q इंटू ई. If net force is equal to 0, now this should be equal to 0. Now you can written as Q into V cross B plus Q into E. Now QE is equal to minus Q V cross B, and Q both are cancel out to each other. Now electric field is nothing but minus V cross B. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स. तो मीनिंग इसकी ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यही ऑप्शन में था. नाउ ऑप्शन ए इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बी. ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी. ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी. Option D electric field is parallel to B. Now which option are correct? इस इक्वेशन को देखो ध्यान से. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड V और B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तीनों कैसे परपेंडिकुलर है बेटा? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द V वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, and V and B both are perpendicular to each other. So now B and C are right answer. C and D and A are wrong. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आया था. बिल्कुल बेस्ड ऑन किस पर है? बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स पर है. किस पर, किस फोर्स पर बेस्ड है बेटा? बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स. इजंट इट? नोट कर लो इसको, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट पर आ जाओ. नेक्स्ट पर क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है कि सवाल नहीं, थोड़ा हम कंसेप्ट पढ़ा के फिर सवाल कराते हैं, ठीक है ना? थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा और क्लैरिटी दे देते हैं. लॉरेंज फोर्स का ही कंसेप्ट है. क्वेश्चन ये है कि पुट द हेडिंग कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू moving charge by another moving charge. Moving charge by another moving charge. इसे क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और इसे कंसेप्ट भी समझ सकते हैं. एक्चुअल में दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड. मैग्नेटिक फोर्स निकालना है. एक चार्ज मूव कर रहा है और दूसरा भी मूव कर रहा है. तो हमने एक डायग्राम बनाया. सपोज दैट मैंने कहा कि मान लो ये Q1 चार्ज है, इसकी वेलोसिटी V1 है, और ये Q2 चार्ज है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 है. दोनों के बीच की दूरी हमने R ले ली. कितनी ले ली? R. अब आपको अच्छे से याद होगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ड्यू टू द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू द मूविंग चार्ज पार्टिकल. और आपको अच्छे से याद होगा कि द मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू Q V क्रॉस R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब. याद करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R. तो dl कैन बी रिप्लेस दैट Vd इंटू dt, V इंटू dt, एंड I इज रिप्लेस बाई Q बाई dt. dt ने dt को काट दिया तो V क्रॉस R आ गया. क्या आ गया? V क्रॉस. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q2. मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q2 किस पर निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q2 तो लिखा जाएगा F ऑफ 2 ड्यू टू 1. मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q2 का मतलब F of 2 due to 1. It means we have to calculate magnetic force on 2. Magnetic force on 2 due to 1. Due to 1. Magnetic force on 2 due to 1. We can write here F of 2 due to 1. Now what is the force? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है 2 पर निकालना है ना, तो चार्ज Q2 इंटू V क्रॉस B. V बोले तो V2 और क्रॉस B. B मैग्नेटिक फील्ड आएगा. मैग्नेटिक फील्ड B2 पर, मैग्नेटिक फील्ड B2 पर आएगा. किसकी वजह से? B1 की वजह से. तो इसको B2 नहीं लिखेंगे, नहीं B2 ही लिखा रहने दो. तो Q1 की वजह से क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं.
तो इस चार्ज की वजह से, ये भी चार्ज मूविंग है, इसकी वजह से अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो फॉर्मूला हमारे पास वो लिखा है। तो B2 कितना आ जाएगा ना, व्हाट इज द B2? B2 इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू Q2 तो यही होगा ना, Q2 तो यही होगा ना, क्योंकि Q2 पर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q2 V क्रॉस R, कौन मूव कर रहा है? Q2 चार्ज मूव कर रहा है। V2 क्रॉस R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब, मॉड ऑफ R का होल क्यूब। इसको उठाकर ऊपर रख दो, इसको उठा के कहां रख दो? ऊपर। और तुम ध्यान से देखो, इस वाले पार्टिकल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? अंदर। कितना आएगा? तुम ध्यान से देखो, ये चार्ज क्यों, अगर इधर बहेगा तो करंट इधर बहेगी, और करंट इधर बहेगी तो करंट की तरफ फिंगर रखो तो मैग्नेटिक फील्ड आया अंदर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर 90 डिग्री, और V और R भी 90 डिग्री है, तो यहां से V2R साइन थीटा आ जाएगा, और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अभी हम इसको वेक्टर के सामने ही यहां उठा के रख देंगे, तो f ऑफ 2 ड्यू टू 1 कितना आ गया? f ऑफ 2 ड्यू टू 1 आ गया Q2 इंटू V2 इंटू B2 कितना आ जाएगा? B2 कितना आ जाएगा बताओ? V1 क्रॉस R। B2 कितना आ जाएगा? एक मिनट रुको, ये यहाँ Q1 होना चाहिए, तो रख दो। B2 कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू Q1 इंटू V1 क्रॉस R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। नाउ दिस, अब तुम ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 बाहर निकाल लो, तो f ऑफ 21 कितना आ गया? Q2 इंटू Q1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट में कितना बचा? V2 क्रॉस ऑफ V1 क्रॉस R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। ये हमारे पास इतना बचा। समस्या ये है कि V2 और V1 क्रॉस R दोनों 90 डिग्री है, नहीं तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा जो फिजिक्स के सिलेबस के बाहर है। इसलिए फॉर्मेट तभी लगेगा जब ये कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमने कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा? V1 V2। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो V ऑफ 21 कितना हो जाएगा? Q1 Q2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई V1 V2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि एक R ने एक R को काट दिया। पर फोर्स लगेगा किधर? क्यों? V2 क्रॉस B है ना, क्यों? कितना? V2 क्रॉस, तो V2 ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा है, तो V2 क्रॉस B, तो f ऑफ 2 की जो भी डायरेक्शन हो जाएगी वो डायरेक्शन हो जाएगी बिल्कुल इस तरफ। नाउ दैट इज f ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो f ऑफ 1 ड्यू टू 2 कितना आ जाएगा? तो Q2 इधर लग रहा है, तो इसका V2 इधर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर आ जाएगा? अंदर आएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी वजह से यहां पर निकालेंगे तो V2 इधर, चार्ज इधर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां आ जाएगा बाहर। यहां कैसे आ जाएगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा। नाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज V1, और V1 इंटू B, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा इधर, तो लिखा जाएगा f ऑफ 1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव टाइप। कैसा है? अट्रैक्टिव टाइप। तुम ध्यान से देखो, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सेम एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव टाइप लगेगा। तो ये ऊपर जाते 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 ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे ऊपर जाते जाते क्या कर जाएंगे? ऐसे चिपक जाएंगे। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मूविंग चार्ज। इसको नोट कर लो फटाफट। रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, बिल्कुल याद रखना, फॉर्मूले को रटना ही नहीं है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है? बस कंसेप्ट को समझो, ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ ये अलग होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा और यही सवाल होगा। क्वेश्चन भी बदलेगा, पैटर्न भी बदलेगा, ठीक है ना? इसको नोट कर लो फटाफट। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उस पर आते हैं। अगर थोड़ा डिले हो तो पॉज करके लिख लेना। इसके आगे एक और सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि, सवाल एक सिंपल सा सवाल है, सवाल के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे समझाना है तुमको। मैंने कहा मान लो अगर ये चार्ज Q होता और इसकी वेलोसिटी V होती, और यहाँ पे एक Q चार्ज रखा होता जो कि रेस्ट पर होता। कैसा होता? ये रेस्ट पर होता, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? R। तो एक बात बताओ, अगर Q चार्ज की वजह से, इसको Q1 नाम दे दो, इसको Q2 नाम दे दो, को थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैंने कहा Q1 चार्ज अगर चल रहा है
तो क्या वो Q2 चार्ज पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कौन दे रहा है? Q दे रहा है, यानी Q1 दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे Q1 की वेलोसिटी कितनी है? V डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल, हमने इसमें वेक्टर नहीं लगा, फॉर्मूला हमको रटा हुआ, हमने लिख दिया V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब होता है, तो वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर ने आर को काट दिया और साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इधर है और आर इधर है, तो वेलोसिटी वेक्टर और आर में 90 डिग्री है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। यहां तक बात समझ आ रही है? तो ठीक है, तो B2 आ गया, ये B वेक्टर आ गया। लेकिन क्या Q2 Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। Q2 Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे पाएगा, क्योंकि Q2 कैसा है? रेस्ट पर है। वो Q1 पर क्या दे सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकता। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, Fm जो आएगा, वो कितना हो जाएगा? Q2 इंटू V इंटू B, यानी QVB साइन थीटा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर है। क्योंकि अगर वेलोसिटी इधर जाएगी तो V क्रॉस B किधर आएगा? V क्रॉस B ऐसे रखेंगे, इधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, पाम रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा तो Fm लिखेंगे QVB 90 डिग्री। तो Q2 इंटू V इंटू B आपको ऊपर पता है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 एक मिनट, Q1 Q2 इंटू V स्क्वायर, Q1 Q2 इंटू V स्क्वायर, Q2 V मिलके V स्क्वायर, Q1 इधर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, B आ गया, B की वैल्यू अपन ने लिख ही दिया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इस वाले Q2 की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो क्या आ गया? 0। क्यों 0 आ गया? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि B 0 है। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं देगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं देगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं देगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। तो ये यहाँ पर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? K Q2 बाई आर स्क्वायर। और K की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर। इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E बाई B का रेशियो निकालोगे तो खूब आराम से आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो नीचे आ जाएगा म्यू नॉट Q1 V डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तुम बड़े ध्यान से देखो, यहां पर 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया, आर ने आर को काट दिया, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, म्यू बचेगा, वी बचेगा। ठीक है, Q1 Q2 अगर सेम हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो रिलेशन आता है, रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये जो डेटा आएगा, डेटा दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। बात समझ आई? इसलिए इस रिलेशन को याद रखेंगे हमेशा। ये हालांकि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मच स्ट्रॉन्गर दैन द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई? ठीक है, इसको लिख लो। फिर इसी का एक और एप्लीकेशन है, होता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी सिलेक्टर? तो कहा गया कि अगर मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से फेंक दिया जाए। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहा गया लगेगा भाई। तो Q इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो v क्रॉस v मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QV क्रॉस v। तो जब v इधर है, v अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर। तो हमने मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहां पर था तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था ऊपर QVB। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को सीधे निकल जाना है, किधर निकल जाना है? सीधे निकल जाना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए? तो कहा गया भैया ये जब सीधे निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस वाले चार्ज पार्टिकल पर नीचे लगना चाहिए, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होंगी। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी ये चार्ज पार्टिकल सीधे जा सकता है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। इट मीन्स
क्यू वी बी बराबर क्यू इंटू ई, तो क्यू ने क्यू को काट दिया, तो ई इज इक्वल टू वी बी, या अगर वैसे लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज नथिंग बट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब इस चीज को तुम ध्यान से देखो, ऊपर वाले को अगर प्लस मानोगे, नीचे वाले को माइनस मानोगे, तो यहाँ एक माइनस साइन भी प्रेजेंट हो जाएगा, तो ना यू कैन पुट ओवर माइनस साइन इज ओवर। ये वही इक्वेशन आ गई जो अपन लॉरेंज फोर्स में पढ़े थे। इस सिचुएशन में लॉरेंज फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब अगर लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? इफ लॉरेंज फोर्स इज जीरो, लॉरेंज फोर्स इज जीरो, देन there is no deviation of charged particle known as velocity selector। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। नोन एज वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, मतलब ऑल थ्री आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, चलो इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और है। कंसेप्ट क्या कहता है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने कहा कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। हम इसे बोलेंगे इसी डायरेक्शन में ई भी है और इसी डायरेक्शन में बी भी है। अब हमने चार्ज पार्टिकल क्यू को यहाँ पकड़ा और यहाँ से इसको छोड़ दिया। क्या कर दिया गया? चार्ज पार्टिकल क्यू रिलीज्ड। अगर हम इसको रिलीज कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी भी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब इस वाले चार्ज पार्टिकल पे जो एफएम लगेगा वो कितना लगेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, तो इसलिए एफएम कितना हो जाएगा? जीरो। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? एफई। तो एफई इज नथिंग बट क्यू इंटू ई। नाउ ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो वो किधर जाना चाहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ ई आ जाएगा क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कि नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, और स्ट्रेट लाइन चलेगा तो एम इंटू ए कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल? क्यू ई अपॉन एम। क्यू ई अपॉन एम। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आई कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। वहां पे कौन काम करेगा? केवल कोई इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि पार्टिकल को ले जाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को घुमाने का काम करता है, ना कि चलाने का काम करता है। जिसको खोपचे में लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज यूज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज यूज्ड to rotate the particle, and electric field is always used to translate the particle। इसका मतलब हुआ ट्रांसलेट द पार्टिकल। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पार्टिकल को रोटेट करने का प्रयास करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पार्टिकल को ट्रांसलेट करने का प्रयास करती है। बस समझ आई क्या? आ गई है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक एकदम मस्त फंटास्टिक। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म आता है वेरिएबल हेलिक्स। क्या आता है? वेरिएबल हेलिक्स। वेरिएबल हेलिक्स हालांकि केवल जे एडवांस में आता है, मेंस और नीट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम वेरिएबल हेलिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने कहा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे ही हैं। हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, वी नॉट दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाने का काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चलाने का काम करेगा। तो ये पार्टिकल बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे लेता जाएगा, आगे जाते जाते सर्कल बड़ा होता जाएगा।
सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब सर्कल बड़ा होता जाएगा तो यहाँ वेरिएबल पिच आ जाएंगे। इसका टाइम पीरियड कुछ अलग, इसका टाइम पीरियड कुछ अलग, और इसका टाइम पीरियड कुछ अलग, ठीक है। तो सबका टाइम पीरियड अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, केवल टाइम पीरियड का फंगा है। तो व्हाट इज द पिच, तो हम पिच निकाल लेंगे। पिच इज नथिंग बट, पिच डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल है, तो पिच क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है और पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ut 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, QE अपॉन m, और टाइम पीरियड तो टाइम स्क्वायर। नाउ दिस इज द कॉल्ड t1 स्क्वायर। टाइम इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड t का स्क्वायर। नाउ दिस इज पिच कॉल्ड p1, इट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ऑफ p1 एंड नाउ दिस इज द डिस्टेंस ऑफ p2। जब p2 निकालेंगे तो यहां तक का टाइम पीरियड t1 है और यहां तक का टाइम पीरियड 2t। देखो ये भी t, ये भी t, और यहां से यहां तक 2t और यहां से यहां तक t। तो दूसरा वाला p2 निकालेंगे, तो p2 जब भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ QE अपॉन m 2t का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड वेरिएबल पिच। हालांकि इतना ही काम था, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर